ठीक है, अगला हमारा सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, वो है वायरस। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस इज नोन एज वायरोलॉजी। अब जो वायरसेस है वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, हमें इनके बारे में स्टडी करना है। वायरसेस जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट्स जो कि कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करते जब तक कि वो लिविंग सेल्स से बाहर है। यानी कि जो एक वायरस है जब तक कि लिविंग सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक ये किसी भी तरीके का कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो नहीं करेगा, किसी तरीके की कोई भी कैटेलिज्म या एनाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर वायरस किसी लिविंग सेल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या करेगा, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस। वायरसेस की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है कि वायरस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, या तो वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो सकता है या वो आरएनए हो सकता है उनके जीनो एज देयर जीनोम। ठीक है, दोनों कभी नहीं करेगा, डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। वायरस के जो जीनोम के पास या तो जीनोम है उसका डीएनए से बना होगा या आरएनए से, इन दोनों में से एक ही सब्सटेंस से फॉर्म होगा। दूसरा, दे लैक एंजाइम्स, ये एंजाइम्स लैक करते हैं नेसेसरी फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। वायरसेस के पास नेसेसरी एंजाइम्स नहीं होते प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये खुद व खुद नहीं बना सकते। ये जो है अपने एंजाइम्स बनाने के लिए, अपने प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं सिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट। ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं। होस्ट यानी कि जो हमारे सेल्स हैं, ये वायरस आएगा, कोई भी पर्टिकुलर वायरस इस सेल के अंदर जाएगा, इसे इन्वेड करेगा। जो ये सेल की मशीनरी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस वगैरह है, ये वायरस इन होस्ट सेल की, ये होस्ट सेल है, इस होस्ट सेल की जो सेल मशीनरी यानी जो सेलुलर ऑर्गेनीज है ना, जो सेल के पार्ट्स हैं वो सेल के, उनके सेल को यूज़ करेगा अपने प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए और अपने न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करने के लिए। ये मल्टीप्लाई होते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से, ना कि किसी बाइनरी फ्यूजन से। यानी इनका नंबर बढ़ता है जब ये वायरस मान लो किसी भी एक सेल को इन्वेड करता है, पर्टिकुलर सेल को, तो उस सेल के अंदर जाने के बाद ये अपना न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करने लगता है, न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन करता है अपनी, और न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करता है यानी कि जो भी डीएनए या आरएनए जो भी उसके जीनोम में था वो न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करने के बाद ये सेल जो है ये बर्स्ट हो जाता है, यानी कि ये रप्चर हो जाता है और इसके अंदर से अलग अलग फिर वायरसेस निकलते हैं। ये बाइनरी फिजन यानी कि ये बैक्टीरिया जैसे डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन उस तरीके से डिवीज़न नहीं शो करता। और फिफ्थ पॉइंट, ये इनएनिमेट मीडिया में ग्रो नहीं कर सकता जैसे बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, और एंटीबायोटिक से अनअफेक्टेड होता है वायरस। ज़्यादातर वायरस अनअफेक्टेड होते हैं एंटीबायोटिक्स से। आगे आप वायरस का ये जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वायरस का जेनेरिक स्ट्रक्चर है। वायरस के पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दो वायरसेस दे रखे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ वायरस, एक तो है बैक्टीरियोफेज और एक है इन्फ्लुएंजा वायरस। अब दोनों ही वायरसेस के पास सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके जीनोम की। ठीक है, जीनोम बोलते हैं हम जेनेटिक कोर को। जीनोम, जीनोम का मतलब होता है जेनेटिक कोर, जहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है। अब इसके जीनोम में जो बैक्टीरिया फेज, अगर मैं वायरस की बात करूँ, इसके जीनोम में प्रेजेंट है डीएनए। ठीक है, आप डीएनए देख सकते हैं, इसके पास ये डीएनए है ये। ठीक है, एक ही है। लेकिन जो हमारा इन्फ्लुएंजा है इसके जीनोम में क्या प्रेजेंट है, आरएनए। डीएनए जो होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, आरएनए जो होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। जो हमारा बैक्टीरियोफेज था और चाहे हमारा हो इन्फ्लुएंजा वायरस, दोनों का जो सबसे इनर वाला पोर्शन है उसे हम कहते हैं जीनोम या जेनेटिक कोर,
और जीनोम या जेनेटिक कोड के अंदर ये जो प्रेजेंट है हमारा जेनेटिक मटेरियल, या तो वह डीएनए होगा या आरएनए होगा। कभी भी किसी भी वायरस के अंदर दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। जैसे बैक्टीरियोफेज में डीएनए है और हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस में क्या है, आरएनए है। उसके जस्ट बाहर जो जेनेटिक कोर को कवर करता है, ठीक है, एक प्रोटीन कवरिंग जेनेटिक कोर को कवर करती है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन कोट। ये क्या कर रहा है, ये जेनेटिक कोर को कवर कर रहा है ऊपर से, बैक्टीरियोफेज में इस तरीके का शेप बना रहा है, और यहाँ पे भी कवर कर रहा है जो प्रोटीन कोट है किसे, जेनेटिक कोर को। बाद में इन वायरसेस के पास अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जा सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज के पास टेल लाइक स्ट्रक्चर है मूविंग करने के लिए और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है बाइंड करने के लिए। लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस के पास क्या है, मेम्ब्रेन एनवेलप है, और मेम्ब्रेन एनवेलप पे क्या है, ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स है, मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स भी अवेलेबल है, मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स, और इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी अवेलेबल है और न्यूक्लिक एसिड भी। अगला साइज, वायरस का जो साइज़ है नॉर्मली वो रेंज करता है 20 से लेके 300 नैनोमीटर इन डायमीटर, कि 20 से लेके जो 300 नैनोमीटर है, ये इसका क्या होता है, रेंज होता है साइज़ का वायरस का, ठीक है। 20 से लेके 300 नैनोमीटर है जो इसका डायमीटर है। लार्जेस्ट वायरस है जो ये स्मॉल पॉक्स वायरस है, जिसका कि 300 नैनोमीटर डायमीटर है। लार्जेस्ट वायरस कौन सा है, स्मॉल पॉक्स, जिसका कि डायमीटर कितना है, 300 nm। स्मॉलेस्ट वायरस है पार्वो वायरस, जिसका कि डायमीटर ओनली 20 नैनोमीटर्स है। शेप, ओवरऑल शेप है वायरस की, वो वेरी करती है डिफरेंट ग्रुप्स में, यानी डिफरेंट वायरस के डिफरेंट ग्रुप्स की डिफरेंट शेप होने वाली है। जैसे कि पॉक्स वायरस, इसकी शेप किस तरीके की होगी, ब्रिक शेप का ये वायरस होगा इस तरीके से। और जो हमारा रेबीज़ वायरस है ये बुलेट शेप वायरसेस होगा। स्ट्रक्चर, ये वायरस का है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बता रखा है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, सबसे पहले तो वायरस कंसिस्ट करता है एक न्यूक्लिक एसिड। क्या कंसिस्ट करता है वायरस, एक न्यूक्लिक एसिड को कंसिस्ट करता है। वायरस क्या कंटेन करता है, सबसे पहले वायरस कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कोर। या तो वायरस के जो न्यूक्लिक एसिड कोर है ना, यानी कि ये जो कोर है वायरस का, इसके अंदर या तो डीएनए होगा और आरएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जिसे हम बोलते हैं कैस्पिड। इसे एक प्रोटीन कवरिंग सराउंड कर रही है। ये प्रोटीन कवरिंग है जो रेड कलर से मैंने बनाई है, ये जो प्रोटीन कवरिंग इसे सराउंड कर रही है स्ट्रक्चर को, इस प्रोटीन कवरिंग को बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं इसे, कैप्सिड। कैप्सिड इज अ प्रोटीन कोट, ठीक है, जो किसे सराउंड करता है, सराउंड्स न्यूक्लिक एसिड कोर, न्यूक्लिक एसिड कोर। ये न्यूक्लिक एसिड कोर को सराउंड करता है अपने अंदर। अगला जो कैस्पिड है वो कंपोज्ड हुआ है प्रोटीन सब यूनिट से, जिन्हें हम बोलते हैं कैप्सोमर्स, यानी कैप्सिड की जो सब यूनिट्स है, यानी कैप्सिड जो खुद प्रोटीन कवरिंग है किससे बनी हुई है, छोटी छोटी सब यूनिट्स से, और इन सब यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमर्स। अगला, सर्टेन वायरसेस ऑल्सो एनवेलप सराउंड द न्यूक्लिक एसिड। कुछ वायरसेस एनवेलप कंटेन करते हैं जो आसपास के न्यूक्लिक एसिड को भी सराउंड करता है। जैसे कि आप ये एनवेलप यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसका एरो देख सकते हो, ये एनवेलप इस तरीके से सराउंड कर रखा है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड्स को सराउंड कर रखा है एनवेलप ने। और साथ ही साथ एनवेलप के ऊपर क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है एनवेलप की सरफेस पे, जिन्हें पेप्लोमर्स कहते हैं। एनवेलप की सरफेस पे आप ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, ये प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, ठीक है। क्या क्या नाम है, सबसे पहले ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, एनवेलप प्रोटीन। और एनवेलप प्रोटीन किस पे प्रेजेंट है, एनवेलप पे। सबसे इनर मोस्ट सेक्शन में क्या है, न्यूक्लिक एसिड कोर, जो क्या कंटेन करता है,
इसका जीनोम कंटेन करता है, या तो यहाँ पे डीएनए होगा या आरएनए होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, जो कि किसे कवर करता है, न्यूक्लिक एसिड्स को और जेनेटिक कोर को कवर करता है। वायरल टेंगुमेंट्स प्रेजेंट है, जो कि ये नीले कलर के स्ट्रक्चर्स हैं। कल्टीवेशन ऑफ वायरस। कल्टीवेशन ऑफ वायरस जो है, यानी कि वायरस को कल्टीवेट कैसे किया गया, इसकी ग्रोथ कैसे करवाई गई, कैसे टेस्ट किया गया, किसकी ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। कल्टीवेशन ऑफ वायरस में हमने देखा कि जो वायरस है वो मल्टीप्लाई करता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में, वो ग्रो नहीं कर सकता किसी भी इनएनिमेट कल्चर मीडियम पे। 3 मेथड एम्प्लॉय किए गए कल्टीवेशन ऑफ वायरसेस के लिए। फर्स्ट ऑफ मेथड था एनिमल इनोकुलेशन। इन्फेंट माइस का यूज़ किया गया इस प्रोसेस के लिए, उसमें आइसोलेट कर दिया गया उसे अर्बो वायरस देके। फिर हमने उस जो माइस को, हमने इन्फेंट माइस को जो अर्बो वायरस इनोकुलेट किया था, इनोकुलेट मतलब है इंट्रोडक्शन करना, वाइस में वो वायरस इंजेक्ट किया था हमने। फिर हमने ऑब्ज़र्व किया क्या क्या चेंजेस आए उस पर्टिकुलर इन्फेंट माइस की बॉडी में। दूसरा है एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन। एम्ब्रियोनेटेड या एग का मतलब है कि जब एग के अंदर एम्ब्रियोनेटेड स्टेज में है, यानी जो एग के अंदर एम्ब्रियो है, हमने उस एम्ब्रियो की सर्टेन स्पेसिफिक लेयर में वायरस को इंजेक्ट किया। कौन से एग के अंदर, जो एम्ब्रियोनेटेड हेंस एग है, जो मुर्गी का अंडा है, जो जिसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्म हो रखा है, उसके अंदर इनोकुलेट किया गया इस स्पेसिमेन को सिरिंज यूज़ करके। हमने सिरिंज के द्वारा उसके अंदर इनोकुलेट किया है जो एग था, जो इसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्म हो रखा था, इस एम्ब्रियो की लेयर में सिरिंज के जरिए हमने क्या किया, इंजेक्ट किया। अब द एग आर इंक्यूबेटेड एंड ऑब्जर्व। जो एग्स को इंक्यूबेट किया एक सर्टेन स्पेसिफिक टाइम के लिए, और हमने फिर ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। डिफरेंट रूट्स ट्राई करें इनोकुलेशन के लिए, डिफरेंट वायरसेस के लिए, ठीक है। और इससे हमने वायरस को कल्टीवेट करके पता किया कि वो क्या सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करता है, उसे ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सेल कल्चर। सेल कल्चर इज़ रूटीनली एम्प्लॉयड फॉर डायग्नोस्टिक वायरोलॉजी। सेल कल्चर रूटीनली हम एम्प्लॉय करते हैं डायग्नोस्टिक वायरोलॉजी के लिए, यानी कि हम देखते हैं कौन सा सर्टेन स्पेसिफिक सेल वायरस से इन्फेक्ट है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं, हम उसका कल्चर करते हैं। टिश्यू को डिसोशिएट किया दिया जाता है कंपोनेंट सेल्स में, उसको कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, इन सेल को वॉश किया जाता है और साथ में सस्पेंड किया जाता है ग्रोथ मीडियम में, और फिर उस ग्रोथ मीडियम को फिर हम ऑब्ज़र्व करते हैं अलग अलग उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके कि वो क्या क्या हमें ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, ठीक है। क्या क्या हमें वो कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा देखते हैं। सबसे पहले उस सेल सस्पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कहाँ पे, ग्लास में या फिर प्लास्टिक बॉटल्स में, और जो ये सेल कल्चर था उसके अंदर क्या है, इनोकुलेट किया गया स्पेसिमिन को, और हम फिर जो हमने वायरस डाला है एक सेल कल्चर के दौरान, ठीक है, हम फिर उसकी सेल की कल्चर की हम ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो वायरस किस तरीके से ग्रो करेगा उस पर्टिकुलर सेल्स के अंदर, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में जो हमारे ब्रॉड वायरसेस है वो ब्रॉडली 2 क्लासिफिकेशंस में डिवाइडेड है, डीएनए एंड आरएनए वायरसेस। सम ऑफ द वायरसेस आर गिवन बिलो। जो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट वायरस हैं वो नीचे दिए गए हैं, जैसे डीएनए वायरस। डीएनए वायरस में ये 4 मेन वायरसेस है, पॉक्स वायरस, हर्पेस वायरस, एडिनो वायरस और पेपो वायरस, ठीक है। ये जो वायरसेस है डीएनए वायरस इसलिए कहते हैं कि इस वायरस के अंदर जो जेनेटिक कोर होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होगा। जीनोम कोर या न्यूक्लिक एसिड कोर के अंदर ओनली क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए प्रेजेंट है। और जिन वायरस के जेनेटिक कोर के अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है उन्हें हम आरएनए वायरसेस कहते हैं। जो अगला एग्जाम्पल है हमारा यही है कि मान लो जिन वायरसेस के स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट हो, आरएनए, और किसके अंदर प्रेजेंट है, ये जीनोम कोर के अंदर प्रेजेंट है, और ये जो ऊपर की इसकी कवरिंग है उसे बोलते हैं कैप्सिड, जो कि किससे बनी हुई है, प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन से फॉर्म हुई है ये
प्रोटीन कोड। और कौन कौन से वायरसेस है इसके अंदर? ऑर्थोमाइक्सोवायरस, पैरामाइक्सोवायरस, पिक्नोवायरस, रेबोडोवायरस, टोगा वायरस, फ्लेवियोवायरस, रेट्रोवायरस और कोरोना वायरस। ये सारे के सारे वायरसेस हैं जिसके जीनोम कोर में सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होगा। ओके, अब इनके बारे में, वायरसेस के बारे में, और इनमें से हमें कुछ ही इम्पॉर्टेंट, सारे नहीं, कुछ ही याद करने जो इम्पोर्टेंट वायरसेस हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हमें पढ़ने हैं। तो अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम देखेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ग्रुप में जो वायरस है उस वायरस का नाम है पॉक्स वायरस। ठीक है, क्या नाम है इसका? पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस की मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप, साइज एंड कलर। उसका मतलब स्ट्रक्चर बताता है ये, शेप, साइज एंड कलर वगैरह। तो मॉर्फोलॉजी यानी किस तरीके का दिखता है ये वायरस? ब्रिक शेप का होता है। ठीक है, आप इसकी शेप देख सकते हो, इधर बनी हुई है, ब्रिक शेप का वायरस है। और ये देखा जाता है लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ करके, इसको एग्जामिन किया जाता है। जो इसका जेनेटिक कोर है, यानी सबसे इनर में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है इसका, वो क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है इसके जीनोम में। क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है। तो ये कौन से ग्रुप का वायरस है? डीएनए वायरसेस का टाइप है, डीएनए वायरसेस का। वायरसेस के एग्जाम्पल क्या है? पॉक्स वायरस के अंदर कौन कौन से वायरस आ सकते हैं इस फैमिली के अंदर, इस ग्रुप के अंदर? वेरियोला और मोलस्कम कंटेजियोसम, ये दो वायरसेस हैं जो पॉक्स वायरस के ग्रुप के प्रेजेंट रहते हैं। ये दो डिसीज़ेस कॉज करते हैं। कौन कौन से डिसीज़ेस कॉज करते हैं ये? एक तो कॉज करता है स्मॉल पॉक्स और एक ये कॉज करते हैं बेनाइन वॉट। ठीक है, ये दो डिसीज़ेस कॉज की जाती है इस पॉक्स वायरस की वजह से। अगला जो है रूट ऑफ इन्फेक्शन। रूट ऑफ इन्फेक्शन यानी कहाँ कहाँ से ये इन्फेक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। ठीक है, दूसरा ये सेक्सुअली ट्रांसमिट भी हो सकते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब हम इनका डायग्नोसिस करते हैं, डायग्नोसिस यानी कि जब हम चेक करते हैं कि ये किस पर्टिकुलर तरीके से कौन कौन से इन्हें फैक्टर अफेक्ट करते हैं इनकी ग्रोथ करने के लिए, तो हम इन्हें यूज़ करते हैं कोरियो एलोनोटिक मेम्ब्रेन। यानी कि जो हमने पढ़ा था ना कि जो चिक एम्ब्रियो है, जो हैन का एग था, हम उसकी लेयर के अंदर क्या कर रहे थे? सिरिंज की हेल्प से वायरस इनोकुलेट कर रहे थे। ठीक है, हमने वायरस कल्चर में, जैसे पीछे जाएंगे हम, हाँ ये रहा कल्चर ऑफ वायरस में, हमने देखो यहाँ पढ़ा था एम्ब्रियो एग को जो हम इनोकुलेट करते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग में, हम हैन के एग में इनोकुलेट करते हैं स्पेसिमिन को यूज़ करके सिरिंज। ठीक है, और फिर हम इसे इंक्यूबेट यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसी हुई है, उस ऑर्गेनिज्म की, उस वायरस की, उस एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, ठीक है। इससे अगला जो वायरस है वो है हर्पेस वायरस। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है।